आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या इसे हम यूं कहें सिंपल लैंग्वेज में कि फोटॉन्स की हम स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लैंक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब स्टडी की तो उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, जिसको उन्होंने क्वांटा कहा। ठीक है, और एक क्वांटा, वन क्वांटा ऑफ द रेडिएशन इज नोन एज फोटोन, जिसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारा और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अ फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, अ बंडल ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, जिसमें एनर्जी आ रही है। तो फोटोन को हम कहेंगे कि एनर्जी किसी भी सोर्स से हमारे पास आ रही है, दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ क्वांटा या बंडल्स, और फोटोन उसी में एनर्जी कैरी करता है, और एक फोटोन की एनर्जी हमारी होती है E इज इक्वल टू एच। इसके बाद फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं, जहां पे देखिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास इस तरह से एक बंडल ऑफ एनर्जी आ रही है या पैकेट ऑफ एनर्जी आ रही है। इसके बाद क्या होता है कि ये किसी मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है, किसी मीडियम में। उस मीडियम में इसका क्या नेचर है उसकी बात अभी हम नहीं करते। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैकेट आ रही थी, ये पैकेट किसी मटेरियल से जब इंटरेक्ट होती है, जब किसी मटेरियल के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और एक पार्टिकल इसका, जिसे हम कहते हैं फोटोन, वो यहां पे स्ट्राइक होता है और अपनी एनर्जी इसको दे दिया। दूसरा फोटोन वो स्ट्राइक हुआ, उसने एनर्जी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रेडिएशन किसी मीडियम से किसी मटेरियल के इंटरेक्शन में आती है, तो वो एनर्जी का ट्रांसफर करती है, और एनर्जी का ट्रांसफर वो पार्टिकल के फॉर्म में करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का विद मटेरियल, देन इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, और उसी पार्टिकल को हम नाम देते हैं फोटोन। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो वहां पे पार्टिकल का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होता है, और ऐसा शो होता है वहां पे कि रेडिएशन हमारी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है। दूसरी बात, ईच फोटोन, जितना हर एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास प्लैंक ने बताई कि E इज इक्वल टू एच न्यू है। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नॉट द होल बंडल इज हैविंग दिस मच एनर्जी। अच्छा, एनर्जी इतनी हो गई उसके पास, और मोमेंटम हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। अब देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास मोमेंटम की एक नई डेफिनेशन आएगी, और उसको हम कहेंगे एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है। तो देखिए, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, एच न्यू, और वो वैक्यूम में या एयर में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया उनके मोमेंटम का। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जो फोटोन है हमारा, हर एक फोटोन के पास एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होगी, और मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी होगा। इसका मतलब इन्होंने एक नई चीज बताई कि फोटोन के पास भी मोमेंटम है। अच्छा, फोटोन के पास मोमेंटम है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये कोई रेडिएशन आ रही है और ये हमारा कोई मटेरियल है, तो ये रेडिएशन
इसमें फोटॉन्स हैं, ये फोटोन इससे स्ट्राइक किए, ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है कि इसके पास मोमेंटम है। अगर मोमेंटम है तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, इसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। तो इस तरह से अगर लाइट हमारे पास आती है, सनलाइट अगर हम कंसीडर करें, तो सनलाइट के सामने जब हम रहते हैं और वो लाइट हम पे एज अ मटेरियल स्ट्राइक की, तो हमें मोमेंटम की वजह से कुछ ना कुछ धक्का लगना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल लाइफ पे नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास मोमेंटम ही ना हो, हम गलत बात कह रहे हैं, लेकिन उसके पास मोमेंटम है, लेकिन उसके पास जो फोर्स लगाता है, वो रेडिएशन के थ्रू जो हमको फोर्स लग रही है, वो फोर्स इतनी कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता है, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। अगर बहुत ही माइन्यूट सेंसर्स हम लेके आए जो बहुत ही स्मॉल फोर्सेस को डिटेक्ट कर सके, तो इस तरह के बाद में एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें यह देखा गया कि बहुत माइन्यूट सेंसर हमने लगाया तो वहां पे डिटेक्ट हुआ कि उस पे कुछ फोर्स लग रही है और फोर्स की वजह से थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है, ये बात सही थी, लेकिन डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होती है। तीसरी बात, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हम लेते हैं या पर्टिकुलर वेवलेंथ के, हैव द सेम एनर्जी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E is equal to h nu। E किस पे डिपेंड कर रहा है, h तो कांस्टेंट है, nu इज द फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही कलर होगा हमारे पास तो उसके लिए एनर्जी सेम रहेगी, चाहे जितने भी फोटॉन्स वहां से निकले। या इसी को अगर हम चाहें तो न्यू को c और लैम्डा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पे हमने न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा कर लिया। अगर लैम्डा भी फिक्स है तो भी फोटॉन्स के पास एनर्जी सेम होगी, ठीक है। एंड मोमेंटम, अब देखिए अगर एनर्जी सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी उसकी सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर फोटॉन्स हमारे पास आ रही हैं, वॉट एवर बी द नंबर्स, कितने नंबर में आ रही हैं, कितनी इंटेंसिटी है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कांस्टेंट है तो हमारे पास एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन एंड मोमेंटम ऑफ दैट फोटॉन इज सेम, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन से एनर्जी का कोई रिलेशन है नहीं। एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू पे डिपेंड करेगी, और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, नंबर कितना भी चेंज हो जाए तो उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं ओनली नंबर्स ऑफ फोटॉन्स चेंजेस बढ़ेंगे, ठीक है, हैविंग ईच हैविंग सेम एनर्जी, लेकिन सभी की एनर्जी इतनी ही रहेगी। thus एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। नेक्स्ट बात है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना निगेटिव होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर इनको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दें तो ये इनके ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस जाते हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है तो ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की।
तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो है बट इट इज हैविंग नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक मेटल प्लेट है यहां पे, ठीक है, ये मेटल हो गया और ये यहां से एक फोटोन आया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन से इसका इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो इस कोलिजन में क्या होगा, देखिए फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जांपल ले लीजिए कि कोलिजन हो रहा है, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। यहां पे इस कंडीशन में जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो होल्ड करेगा, वो फॉलो होगा। लेकिन क्या यहां फॉलो नहीं होगा वो समझिए। यहां पे ये जो फोटोन है, देयर आर टू केसेस, आइदर इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस पार्टिकल कोलिजन में, या तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगा या नया क्रिएट होगा फोटोन। फोटोन न्यू क्रिएट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइटर लीजिए, लाइटर को आपने जला दिया, क्या हुआ, आग आ गई चारों तरफ। तो आग ने क्या किया, फोटोन क्रिएट किया वहां पे। इस तरह से फोटोन को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कोलिजन में आइदर दिस फोटोन इज एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब हो जाएगा या नया फोटोन क्रिएट होगा। अगर एब्सॉर्ब होगा तो भी इसका नंबर कम हो जाएगा और अगर क्रिएट होगा तो नंबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो किसी भी कोलिजन में सेम नहीं रहेंगे। अगर सेम नहीं रहेंगे इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट वैलिड। आइदर दे आर एब्सॉर्ब और न्यू फोटोन इज क्रिएटेड। तो दोनों केसेस में नंबर या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। सो व्हाट things are conserved in case of photon theory, the total energy and the total momentum are conserved during the collision of photon with any particle. And what is not conserved, the number of photons are not conserved in this case. Next बात ये है कि the rest mass of a photon is 0. फोटोन का रेस्ट मास, जब ये रेस्ट में है तब इसके पास कोई भी मास नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास आइंस्टीन का इक्वेशन है m इज इक्वल टू m नॉट, ये रिलेशन है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का अंडर रूट, ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। यहां पे हमारा रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास इसका 0 होता है, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है इसलिए इसके मास में कुछ वेरिएशन मूवमेंट के दौरान आ सकता है, ठीक है। सो वी कैन कंसीडर अ फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। रेस्ट में इसके पास कोई मास नहीं होगा और ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ मोशन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स किसी भी तरह से अगर मूव कर रहा है तभी इसके पास मास होगा, और अगर ये रेस्ट में है तो मास इसके पास नहीं होगा। आइए हम फोटोन थ्योरी की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब फोटोन थ्योरी की हेल्प से हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा पहला जो लॉ है वो कहता है इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो हमारा फोटो करंट बढ़ जाएगा। यह हमने स्टडी की थी, इसमें दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अच्छा, अब इसको फोटोन की हेल्प से समझते हैं। देखिए इंटेंसिटी
रेडिएशन भी बढ़ रही है। इंटेंसिटी हमने ये पढ़ा है कि वो पावर पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर 100 वॉट बल्ब में सपोज कीजिए 100 फोटॉन्स हैं, तो 1000 वॉट में 1000 फोटॉन होंगे। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा है कि एक फोटॉन, ये हमारा मेटल सरफेस है, एक फोटॉन यहां से आया और ये इंटरेक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इसका मतलब जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो वो जिस पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनका जिसके साथ कोलिजन हो रहा है वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, तो उनके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। और हमें ये पता है कि करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू NeABD। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो गए तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फोटोन थ्योरी की हेल्प से हमने ये बात एक्सप्लेन कर ली कि इंटेंसिटी बढ़ने से हमारा फोटो करंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक नहीं बताया। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो एनर्जी भी अलग होगी, इज इक्वल टू एच न्यू 1, E2 इज इक्वल टू एच न्यू 2, E3 इज इक्वल टू एच न्यू 3। सिमिलरली क्योंकि H तो हमारा कांस्टेंट है तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब अगर डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होगी तो हर एक फोटोन की एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं उनके पास अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई फोटोन ने जितनी एनर्जी उनको दी उतनी एनर्जी उनके पास मिली, ठीक है। ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा एनर्जी मिली उनके पास, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सेम पोटेंशियल पे वो स्टॉप हो जाएंगे। और यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक लॉ में था कि बिलो a certain frequency known as threshold frequency no photo emission is possible। तो इन्होंने यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बता दिया, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हमारे पास एनर्जी आ रही है E1, ये एनर्जी आ रही है एंड देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। E2 आ रही है, E2 आ गई, अगेन देयर इज नो एमिशन। E3 स्ट्राइक कर रही है इस पे और एमिशन हमारा इलेक्ट्रॉन का हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके नीचे उनका एमिशन पॉसिबल नहीं है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके नीचे उनका एमिशन पॉसिबल नहीं है और उसी पे वो स्टॉप भी हो जाएंगे, मिनिमम एनर्जी उनको चाहिए होती है, ठीक है। फिर यहां पे कहता है इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी क्या रहेगी, दैट इज इनसफिशिएंट। वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को एक बाहर इजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि एनर्जी सफिशिएंट ना हो, ठीक है। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा क्या होगा,
इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नॉट द एनर्जी ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन बाय अ प्रोटॉन, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी उनकी E इज इक्वल टू एच न्यू रहेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, बट द एनर्जी विच इज इनसफिशिएंट वो इनसफिशिएंट ही रहेगी, वो सफिशिएंट ये ज्यादा नहीं हो पाएगी जिससे इमिशन पॉसिबल हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सो एमिशन इज नॉट पॉसिबल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही उन्होंने कहा था। अच्छा, चौथी बात एक और यहां पे थी कि देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, और ये अगर होगा भी दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 सेकंड के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए एक सरफेस है हमारे पास, एक फोटोन आया, ठीक है, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हुआ, तो क्या हुआ, एक यहां से एक पार्टिकल आया और वो एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट हुआ, तो जो भी इंटरेक्शन होना है, जो भी रिजल्ट होना है वो इमीडिएट हो जाएगा। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो तुरंत अपनी एनर्जी दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव कर जाएगा, और अगर एनर्जी इनसफिशिएंट है तो चाहे जितनी देर तक हम वेट करें इमिशन नहीं होगा। इसका मतलब जो चौथी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थी कि देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ फोटोन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। तो ये सारे लॉज हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटोन थ्योरी के बेस पे या फोटोन कॉन्सेप्ट के बेस पे ही एक्सप्लेन होता है। वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में फेल गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन हुआ। ठीक है।